गाजियाबाद में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो। जयपुर में कांग्रेस न्यायपत्र महासभा का आयोजन। सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा, मोदी जी खुद को महान बताकर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। बिजनौर में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने की जनसभा। चंद्रशेखर आजाद पर आकाश आनंद का बड़ा हमला। यह बेचारा घबराता है, जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई है शपथ। अमेरिका जापान के बाद अब पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.5 रही है तीव्रता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 सालों में करके दिखाया है। इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है। हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। बहनों, आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की रैली हुई और रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, आज हमें वोट जाति के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हमारे पास है। इस विश्वास के साथ 2024 के चुनाव में पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ
2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से सीले का आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है, और वो आवाज है कि फिर एक बार अब की बार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक और मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया है। यह कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट है। इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 अप्रैल को उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी की थी। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे और ये तीनों कैंडिडेट्स गुजरात के लोकसभा क्षेत्रों से उतारे गए थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने का फैसला सुनाया है। दरअसल शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसको लेकर ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इसके पहले मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से लिखी चिट्ठी कल सामने आई थी और इसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा था कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था, मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने धामी सरकार पर यूसीसी की आड़ में प्रदेशवासियों के साथ बड़ा छलावा करने का आरोप लगाया है। जो बताता है, ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दूंगी। इसमें इन्होंने इंडेक्स दिया है, लगभग कई पेजों तक तो इंडेक्स चल रहा है कि किस पेज नंबर पे क्या है। पेज नंबर 22 में जब आप आएंगे, इस पहले तो ये समान नागरिक संहिता है ही नहीं, ये पेंडोरा बॉक्स है। इसलिए क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 का हनन करता है, समानता के अधिकार की अवहेलना करता है। इसमें SC/ST को भी अलग रखा गया है, आपको पता है, और बाकी के देश में ये लागू नहीं है, केवल उत्तराखंड में इसको लॉ बनाया गया। तो मैं बात कर रही थी, चमोली जी, मैं बात कर रही थी समान नागरिक संहिता के 22वें पेज के बारे में। 22वें पेज पे आप जब ड में आएंगे और ड का जो 4th क्लॉज है, ड कहता है निवासी की परिभाषा बताई गई है 22 नंबर पेज में। और किसको निवासी मान रही है धामी सरकार? राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहा हो, यानी कि जो व्यक्ति 1 वर्ष से निवास कर रहा है वो सारी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। इससे पहले भी आपने देखा कि भाजपा ने किस तरह से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मात्र 4-6 महीने यहाँ पर रहने वाले लोगों को, जो उनका मेंटोर एक संगठन है, उसके लोगों को आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय आदि में नियुक्ति दिला दी। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार में चुनावी जनसभा करेंगे। इसको लेकर भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना उत्सव से कम नहीं है। उत्तराखंड की जनता उनकी प्रतीक्षा करती है। प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। जी का उनके हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड के लोग भी हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनका आना हमारे लिए बहुत ही एक उत्सव जैसा होता है। हम सब प्रतीक्षा करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके बनने के बाद उत्तराखंड के लिए अनेक योजनाएं जो कभी पहले स्वीकृत नहीं हुई थी वो स्वीकृत हुई हैं, भूतो न भविष्यति। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी भी उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद आज बिजनौर की धरती से चुनावी हुंकार भर रहे थे।
यहां हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान पर अपनी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। आकाश आनंद ने मंच से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तो वहीं बसपा को जिताने की अपील भी की। बेगूसराय में गर्मी शुरू होने के बाद भी स्कूलों में मॉर्निंग नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ही बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पहल पर गौर करने का अनुरोध किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अभिभावक और शिक्षक सभी परेशान हैं। 1 अप्रैल से स्कूलों की टाइमिंग मॉर्निंग हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। क्या बिहार के शिक्षा विभाग संवेदनहीन हो गया है? ताकि हम मुख्तार अंसारी के परिजन से मिले तो हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये ओवैसी जैसे तानाशाह को कौन धमकी देगा? ये एक राजनीतिक नौटंकी के सिवा और कुछ नहीं है। ओवैसी से तो सब लोग डरते हैं, ओवैसी को कौन डराएगा? भाजपा अल्पसंख्यक मुद्दा यूपी में का पर मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आती है। मथुआ गुरु हरिचंद टैगोर की 213वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के गायघाटा के ठाकुर नगर के ठाकुरबाड़ी में मथुआ धर्म महामेला की शुरुआत हुई। देश के अनेक हिस्सों से लोग मेला देखने के लिए ठाकुर नगर आते हैं। दुंगका, काशर, निशान के साथ हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से पूजा की जाती है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय मथुआ महासंघ के अध्यक्ष बनगांव लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। खबर उत्तराखंड के पिरान कलियर से है, जहां पर हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिरान कलियर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों में रोड शो किया। भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी का कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। 40 गाँव में आज हमारा संपर्क होगा। बढ़िया संपर्क चल रहा है, जल्दी जाओ। और हमारे मुस्लिम भाई खुलवा लेना, वो क्या है, और मुझे आश्वस्त किया है कलियर से इस बार। कोबरा कांड में फंसकर जेल जाने और फिर वहां से वापस आने के बाद भी यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सांपों के जहर की तस्करी और रेव पार्टी मामले में अब नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट को यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ दाखिल किया गया है। सांपों और सांपों के जहर की तस्करी से लेकर रेव पार्टी के आयोजन सहित सभी आरोपों के प्रमाण इस चार्जशीट में उपलब्ध कराए गए। एल्विश यादव समेत अन्य के खिलाफ 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप पत्र में नोएडा पुलिस ने कहा है कि एल्विश के जेल भेजे गए सभी सपेरों से संपर्क था। आरोपी सांपों की खरीद फरोख्त के काले धंधे में शामिल था। मधुबनी कला केंद्र की संस्थापक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार मनीषा झा ने बिहार के मिथिला क्षेत्र के अलग अलग भागों में रहने वाली 37 महिला चित्रकारों की 100 दुर्लभ पेंटिंग्स का संकलन किया है। दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में 6 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक इन पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अनोखी प्रदर्शनी में मशहूर चित्रकारों की 100 के करीब कभी न देखी गई पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले बधाई देती हूँ मनीषा झा जी को, जिन्होंने इस इतनी खूबसूरत प्रदर्शनी का मिथिला आर्ट वर्क्स का, जिसमें इनकी खुद की बहुत सारी पेंटिंग्स प्रदर्शित हैं आज, उसका आज ये आयोजन किया। और मुझे बहुत यहाँ आने का और सारे आर्टिस्ट से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत, जो मनीषा जी ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो जीवन की पद्धति है, शैली है, जिसमें ये सारे भाव रचे बसे हैं, उनका कहीं डिपिक्शन हो, और जिस तरीके से उसे चित्रित किया जाता है मधुबनी शैली में, मिथिला आर्ट की वही ब्यूटी है। ये भाव जो हैं जो जिए जाते हैं, ये रस जो हैं जो लोग जिसका एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं सारे यहाँ जितने भी चित्रकार हैं
जिनके चित्रों की प्रदर्शनी हो रही है, मैं सबको बधाई देती हूँ और मैं यही आशा करती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएँ और इस प्रदर्शनी को देखें और मिथिला की जो ये कला है मधुबनी पेंटिंग्स की, वो बहुत मशहूर हो और देश विदेश में लोग इसका आनंद उठाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।